जनरल डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो, इन सब समस्याओं पर आज की ट्रेनिंग के जो प्रोडक्ट्स रहने वाले हैं उन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही साथ मोटापे से संबंधित समस्याओं के लिए भी हम आज की ट्रेनिंग में बात करने जा रहे हैं कि मोटापे संबंधित समस्याओं में कौन-कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन से आयुर्वेदिक मुख्य प्रोडक्ट हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम आज के सेशन में कवर अप करने जा रहे हैं। अब आज की ट्रेनिंग का जो सबसे पहला प्रोडक्ट रहने वाला है वो पाचन तंत्र संबंधित समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट का नाम है एलोवेरा सीरम। तो जब हम बात करते हैं पाचन तंत्र संबंधित समस्याओं की, तो इस बात को अगर हम समझें कि आखिरकार किसी व्यक्ति में पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं उत्पन्न ही क्यों हो रही हैं, इसका क्या कारण है, क्या समस्या की जड़ है जिस वजह से पाचन तंत्र संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो उसके पीछे का एक प्रमुख कारण है हमारी जठर अग्नि, हमारा जो डाइजेस्टिव फायर है, जो भोजन को पचाने में योगदान देती है। डाइजेस्टिव फायर कमजोर होने के कारण हमारे शरीर के अंदर पाचन तंत्र संबंधित समस्याएं जन्म ले रही हैं। अब जब डाइजेस्टिव फायर कमजोर होगी तो होगा क्या? भोजन ठीक से नहीं पचेगा। अब भोजन ठीक से नहीं पचेगा तो शरीर में सड़ेगा। ना पचा हुआ भोजन जो शरीर में सड़ रहा है गैस का कारण भी बनेगा, एसिडिटी का कारण भी बनेगा, गैस के कारण पेट दर्द का भी कारण बनेगा। तो ये कुछ समस्याएं बड़ी कॉमन समस्याएं हैं जो पाचन तंत्र से ताल्लुक रखती हैं, जिन समस्याओं को हम जानते हैं गैस, एसिडिटी, गैस के कारण पेट दर्द की समस्या, ब्लोटिंग की समस्या, ये सारी समस्याएं उत्पन्न होगी अगर हमारी जठर अग्नि माने भोजन को पचाने वाली अग्नि अगर हमारे शरीर में कमजोर हो रही है तो ये सारी समस्याओं का सामना आप सभी को करना पड़ सकता है। इन गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग की समस्याओं के अलावा व्यक्ति को गैस के कारण चेस्ट पेन की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। पाचन कमजोर होना मतलब कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी जन्म ले सकती है। तो ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी कहीं ना कहीं पाचन तंत्र संबंधित समस्या ही। तो आप सभी को बताने का ये प्रयास करूंगा आज के समय में ये सारी समस्याएं कितना कॉमन समस्याएं हो चुकी हैं। अगर आप आंकड़े देखें शहरों में रहने वाले युवा पीढ़ी के, अडल्ट्स के, बड़े व्यक्तियों के, तो बताया जाता है कि शहरों में रहने वाले अडल्ट्स, उनमें 40% अडल्ट्स ऐसे हैं जो एसिडिटी की समस्या से परेशान हैं। ये 4 साल पहले का आंकड़ा है जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिया। ठीक, तो इसके अलावा अगर हम एसिडिटी के अलावा कब्जियत की बात करें तो भारत में तकरीबन 22% व्यक्ति गंभीर कब्जियत की समस्या से परेशान हैं। मैं नॉर्मल कब्जियत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गंभीर कब्जियत की बात कर रहा हूँ। भारत के 22% व्यक्तियों का आंकड़ा बताता है कि दिनेश सर ऑलरेडी फुल है स्क्रीन, दिनेश सर गुरुदेव फुल है ऑलरेडी स्क्रीन, हाँ ठीक है। तो भारत के 22% लोगों को गंभीर कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। नॉर्मल कब्जियत की बात नहीं कर रहे हैं, गंभीर एज अ डिजीज क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या है भारत के 22% लोगों को। माने 100 करोड़ अगर भारत में लोग हैं, इनमें से 22 करोड़ लोगों को गंभीर कॉन्स्टिपेशन, गंभीर कब्जियत की समस्या है। और किसी व्यक्ति का पाचन अगर कमजोर होगा तो आप बताइए क्या कमजोर पाचन का असर उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर बनाने पर असर डालेगा कि नहीं डालेगा? कमजोर पाचन का असर जब शरीर में पेट साफ नहीं हो रहा, भोजन ठीक से नहीं पच रहा, गैस और एसिडिटी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्या व्यक्ति को त्वचा संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बेझिझक बिल्कुल करना पड़ेगा। तो आंकड़े ये बताते हैं कि कितने लोग भारत में गैस, एसिडिटी और कब्जियत की समस्या से परेशान हैं और जिनका असर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता से लेकर हमारी त्वचा की सेहत पर भी पड़ सकता है। आप सभी को बताना चाहूंगा जिन व्यक्तियों के अंदर त्वचा संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसके पीछे का प्रमुख कारण है पित्त दोष का इम्बैलेंस हो जाना।
आयुर्वेद के अनुसार त्वचा संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं पित्त दोष के इम्बैलेंस के कारण। जानते हैं, एलोवेरा अपने आप में एक ऐसा हब माना गया जो पित्त दोष को शांत करने में सबसे अच्छी भूमिका निभाने में मदद करता है। तो इसीलिए, क्योंकि ये पित्त दोष को शांत करने में सबसे अच्छी भूमिका निभाने का में मदद करता है, इसीलिए एलोवेरा त्वचा संबंधित समस्याओं के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इसीलिए एलोवेरा त्वचा संबंधित समस्याओं के लिए सर्वोत्तम माना जाता है कि पित्त दोष को शांत करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाने में योगदान देता है। आप सभी को बताना चाहता हूं कि त्वचा के अलावा पाचन तंत्र को शांत करने, पाचन तंत्र को अच्छा बनाने में भी बहुत अच्छी भूमिका निभाने में मदद करता है, हमारे जठर अग्नि को प्रबल बनाकर। तो हमारा जो डाइजेस्टिव फायर है, जो जठर अग्नि है, जो भोजन को पचाने में मदद करती है, उस डाइजेस्टिव फायर को मजबूत बनाकर ये हमारे पाचन तंत्र को सुधारने में योगदान दे सकता है। ठीक है, तो कहने योग्य बात ये कि हमारे त्वचा संबंधित समस्या के लिए भी आयुर्वेद में पित्त दोष को शांत करके अच्छा बनाने में मदद करता है और हमारे पाचन अग्नि को मजबूत बनाकर पाचन तंत्र को भी अच्छा बनाने में योगदान देने की ताकत रखता है एलोवेरा अपने आप में। और इसके फायदों को साइंस ने भी प्रमाण दिया कि हाँ, ये जठर अग्नि को प्रबल बनाने में, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखने में और स्किन संबंधित समस्याओं में लाभ देने में योगदान दे सकता है। इसके अलावा अगर और फायदों की अगर हम बात करें तो हमने ये फायदों को समझा हुआ है कि जो व्यक्ति अपने शरीर को हेल्दी रखना चाहते हैं, नॉर्मल स्तर से भी अगर हम बात करें, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हम सबकी एक जरूरत है, वो है शरीर की शुद्धि करना। कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ जीवन बिताना चाहते हैं, उनकी सबसे पहली जरूरत है शरीर की शुद्धि, शरीर की सफाई करना। क्योंकि शरीर की शुद्धि के माहौल में जो बीमारियां हैं वो ज्यादा देर रह नहीं पाती। तो आप सभी को ये बताना चाहता हूं, इस एलोवेरा का एक लाभ ये भी है कि ये हमारे शरीर को शुद्ध बनाने में, शरीर की सफाई करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाने में योगदान दे सकता है। एलोवेरा का एक प्रभाव विरेचन का भी पड़ता है, माने एलोवेरा हमारे शरीर से गंदगी को, टॉक्सिन्स को साफ करने में भी बहुत अच्छी मदद कर सकता है। पाचन तंत्र के लिए अच्छा है, त्वचा के लिए अच्छा है, लेकिन शरीर की शुद्धि के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है एलोवेरा। इसके अलावा अब एलोवेरा का एक और लाभ है कि हमारे रस धातु और रक्त धातु की क्वालिटी को भी सुधारने में मदद करता है। किसी भी व्यक्ति के अंदर रस धातु मजबूत रहेगी और रक्त धातु भी अच्छी रहेगी, ऐसे व्यक्तियों के अंदर ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी, त्वचा की सेहत बहुत अच्छी रहेगी। इन व्यक्तियों के अंदर बीमारियों का अभाव कम होगा अगर आपके अंदर रस धातु और रक्त धातु शुद्ध रहेगी, साफ रहेगी तो। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि कितनी मात्रा में एलोवेरा का इस्तेमाल हमको कर लेना चाहिए, कितनी बार कर लेना चाहिए, तो आप सभी को बता दूं 20 से 25 ml तक की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक एलोवेरा का इस्तेमाल किया जा सकता है। एलोवेरा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप खाने के पहले भी ले सकते हैं और खाने के बाद में भी सेवन कर सकते हैं। दोनों तरीके से इसका सेवन आप कर सकते हैं। अपने आप में एलोवेरा ऐसा है, खाने के पहले भी लिया जा सकता है, खाने के बाद भी। अब ज़्यादा अच्छे परिणाम अगर हम लेना चाहें तो हमेशा खाने के पहले लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। गलत नहीं होगा अगर आप खाने के बाद भी लेते हैं, पर ज़्यादा अच्छे परिणामों के लिए अगर एलोवेरा को खाने के पहले लिया जाए, 1 घंटा पहले, दिन में 2 बार 20 से 25 ml की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ, तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बहुत लोग ये समझते हैं कि एलोवेरा सुबह के समय लेना अच्छा, तो आपको बता दूं एलोवेरा जितना सुबह के समय लेना अच्छा है उतना ही शाम के समय लेना ही अच्छा है। सुबह के समय जब आप एलोवेरा लेते हैं तो पाचन तंत्र संबंधित लाभ देने में मदद कर सकता है एलोवेरा। और अगर एलोवेरा का इस्तेमाल आप शाम के समय करते हैं तो त्वचा संबंधित लाभ और शुद्धि संबंधित लाभ देने में मदद कर सकता है, योगदान दे सकता है हमारा एलोवेरा। तो शुद्धि संबंधित लाभ के लिए और
त्वचा संबंधित लाभ के लिए शाम के समय इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। सुबह के समय जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो पाचन को सक्रिय बनाने में, पाचन को अच्छा बनाने में बहुत अच्छी भूमिका निभाने में योगदान दे सकता है। ठीक, तो जब जब इसका इस्तेमाल करें तो हमेशा सुबह और शाम दिन में 2 बार खाने के 1 घंटा पहले इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर परिणामों के लिए 1.5 से 2 महीना अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो बहुत बेहतर परिणाम आप सभी को देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें कुछ अगले प्रोडक्ट की, तो अगला प्रोडक्ट भी पाचन तंत्र संबंधित समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नाम है पाइलोडोग्रास। मैंने कहा कि पाचन तंत्र संबंधित समस्या को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया प्रोडक्ट है। इस बात से मेरा क्या मतलब? पाइल्स की समस्या भी पाचन की ही समस्या है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, वो समझाने का प्रयास करूंगा। हमने कहा पाइल्स की समस्या भी पाचन की ही समस्या है। आप सभी को बता दूं कैसे पाचन की समस्या बन जाती है। पाइल्स यानी बवासीर की समस्या एक पाचन तंत्र की समस्या है। कैसे, इसको समझाने का प्रयास करूंगा। आखिरकार पाइल्स की समस्या होने के पीछे का जो मूल कारण है वो कारण है पाचन तंत्र का कमजोर हो जाना। ठीक, अब पाचन कमजोर होने की वजह से पाइल्स कैसे हो रहा है, इस गहराई में लेकर चलूं या फिर ऊपर से बता दूं? जरा मुझे बता दीजिए कि पाचन कमजोर होने की वजह से पाइल्स कैसे व्यक्ति के शरीर के अंदर जन्म ले पा रहा है, पाइल्स की समस्या कैसे उत्पन्न हो रही है। अगर ऊपर से बताना है तो ऊपर से, ओके, चैट बॉक्स में उत्तर नहीं आया तो मैं ऊपर से बता देता हूं। सुनिए, तो जब पाइल्स की समस्या होगी किसी व्यक्ति, अब चैट बॉक्स में उत्तर आ गए, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। हाँ, आप गहराई में बता रहा हूँ, आप गहराई में बता रहा हूँ। राहुल सर उत्तर दे दूंगा, मैं उत्तर दे दूंगा, परेशान नहीं आप चैट बॉक्स में आ गया है उत्तर, तो आप थोड़ा गहराई में चल लेते हैं। मैं ऊपर से जाने वाला था, मुझे लगा शायद आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। जो चीज की आवश्यकता है हर वो चीज पूरा कर लेंगे, ठीक है। गहराई में जाने की आवश्यकता है तो करेंगे। अब सुनना, देखिए, समझना ये जरूरी है कि बहुत लोग इन चीजों पर डाउट करते हैं कि आयुर्वेदा ही क्यों अपनाएं। आपके पास अगर कारण की समझ होगी और उस कारण पर आपका प्रोडक्ट कैसे मदद करेगा, तो आप व्यक्ति को आसानी से समझा पाएंगे कि इस वजह से हमारा पाइलोडॉक का सेवन हमको कर लेना चाहिए या फिर इस वजह से हमारे आयुर्वेद का प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। आप आसानी से लोगों को समझा पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा गहराई में उतर लेते हैं ताकि हम सभी का काम आसान हो सके। जब कब्जियत की समस्या होगी किसी भी व्यक्ति को, तो उनका पेट साफ नहीं होगा, और कब्जियत की समस्या का कारण है पाचन, कमजोर पाचन, ठीक है। तो कब्जियत की समस्या मतलब पेट का साफ ना होना। पेट साफ नहीं होगा, कब्ज में माने कुछ मल शरीर के बाहर जाएगा और कुछ मल आपके आंतों के अंदर ही रह जाएगा, मल द्वार में ही रह जाएगा, ठीक है। जो मल शरीर के बाहर चला गया वो तो बहुत अच्छा, बहुत खुशी की बात, लेकिन जो मल कब्जियत के कारण शरीर से बाहर नहीं जा पा रहा है, तो वो मल शरीर के अंदर पड़ा सूखेगा। जितना समय तक वो अंदर मल पड़ा रहेगा वो सूखता जाएगा। हमारा जो मल द्वार है, जहां से हम मल को त्यागते हैं, मल द्वार की मांसपेशियां अंदर से नरम है या सख्त है? मल द्वार की मांसपेशियां अंदर से नरम है या सख्त है? नरम है। अंदर की मांसपेशियां, मलद्वार की मांसपेशियां अंदर से नरम है। चैट बॉक्स में देखो, आप लोग कंफर्म कर रहे हैं। अब सुनना, इन नरम मांसपेशियों से जब सूखा हुआ मल खिसता हुआ आएगा, क्या जख्म बनाएगा अंदर मांसपेशियों? बिल्कुल बनाएगा। और जब ये जख्म बनेंगे मल त्यागने की प्रक्रिया के दौरान, क्या दर्द होगा व्यक्ति को मल त्यागते वक्त? बेझिझक दर्द होगा।
पाइल्स वाले व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या है? मल त्यागते वक्त उनको बहुत पीड़ा, बहुत दर्द का सामना करना पड़ता है। समझ में आ रही है बात कि उनको दर्द क्यों उत्पन्न हो रहा है? बिल्कुल, कुछ व्यक्तियों में पाइल्स के दाने बन जाते हैं। अब पाइल्स के दाने बड़े सेंसिटिव हैं, सूजे हुए रहते हैं। जब उन सूजे हुए पाइल्स के दानों से वो सूखा हुआ मल घिसता हुआ आएगा, और पीड़ा होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। जब इन जख्मों पर पपड़ी जमेगी या फिर ये जख्म सूखेंगे और अगले दिन फिर आप सख्त मल, ठोस मल को मल त्याग करेंगे, उन जख्मों को, सूखे हुए जख्मों को जब फिर से सूखा हुआ मल घिसता हुआ आएगा, तो क्या कभी वो जख्म भर पाएंगे, हील हो पाएंगे? कभी भी नहीं हो पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप पाइल्स की परिस्थिति पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे पहला फोकस आपको मल को नरम बनाने के लिए करना चाहिए। आपका पाइलोडॉक इतना फायदेमंद पाइल्स की समस्या में इसलिए है क्योंकि मल को नरम बनाने में सबसे अच्छी भूमिका निभाने का काम करता है अकेला पाइलोडॉक रस। और मल नरम होगा तो शरीर को हीलिंग का टाइम मिलेगा, उन पाइल्स के दानों को, पाइल्स के जख्मों को हीलिंग का टाइम मिलेगा, और वो धीरे धीरे समय के साथ हील होते चले जाएंगे। पाइलोडॉक ऐसी परिस्थिति में बहुत अच्छी भूमिका निभाने में योगदान दे सकता है। अब सुनो, पाइल्स की परिस्थिति, पाइल्स से पीड़ित लोगों की अगर हम बात करें, व्यक्तियों की अगर हम बात करें, तो दो प्रकार की पाइल्स की समस्या से परेशान होते हैं। एक तो है नॉर्मल बवासीर, जिसमें बैठने में तकलीफ होती है, मल त्यागने में तकलीफ होती है। दूसरी है खूनी बवासीर, इसमें मल त्यागते वक्त खून भी आता है। दोनों प्रकार की पाइल्स की समस्या में पाइलोडॉक लाभ देने में योगदान दे सकता है। और अगर आप बात करें कि पाइल्स की समस्या से कितने लोग परेशान हैं, तो आप सभी को बता दूं, हर 10 में से एक व्यक्ति पाइल्स की समस्या से परेशान है। हर 10 में से एक व्यक्ति। और 70% जो पाइल्स के केस हैं, कॉन्स्टिपेशन के कारण हुए हैं। अगर 100 लोगों को पाइल्स हुई है, तो इन 100 लोगों में से 70 लोगों को पाइल्स होने के पीछे का कारण है कब्जियत, यानी कॉन्स्टिपेशन। और हाँ, फिशर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिशर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पाइल्स की समस्या को जानते गंभीर क्या चीज बनाती है? लंबे समय तक बैठे रहने वाला अभ्यास जो करते हैं, जो ऑफिस में लंबे लंबे समय तक बैठे रहते हैं, उन व्यक्तियों को, या जिनका बैठे रहने वाला कामकाज है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वो व्यक्तियों की पाइल्स की समस्या और भी गंभीर हो सकती है। ठीक है, ठीक है, अब सुनेंगे, अब सुनेंगे। तो कहने का मतलब ये कि जब जब पाइल्स वाले व्यक्ति से मिलें, और आपने ट्रेनिंग के माध्यम से ये सीखा, ये बात जानी कि पाइल्स की परिस्थिति बैठे रहने से और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है, जितने भी पाइल्स वाले व्यक्तियों से मिले उनको ये सलाह आपको देनी है। वेलनेस इंडस्ट्री में काम करने के तौर पर ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम लोगों को ऐसी सलाह दें, ऐसा रिकमेंडेशन दें कि अगर पाइल्स की समस्या है तो लंबे समय तक नहीं बैठना है। हर आधे घंटे, हर 40 मिनट में उठकर 2-4 कदम चलें और फिर बैठ जाएं तो चलेगा। लंबे लंबे समय तक जो बैठे रहना की प्रक्रिया है, उसमें पाइल्स की समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। क्या ये सलाह लोगों को दे पाएंगे जिनको पाइल्स की समस्या है कि कुछ करें या ना करें? हर आधे घंटे में 40 मिनट में उठें, 2-4 कदम चलें और फिर से बैठ जाएं। कितना टाइम लगेगा? 5 से 10 सेकेंड। 10 सेकेंड भी पूरे नहीं लगेंगे। अगर मैं अभी इस वक्त उठ के 2 कदम चल के फिर से बैठ जाऊं, 10 सेकेंड भी बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। ठीक है, तो एक सलाह लोगों को ये जरूर देनी है, क्योंकि आपने जाना सीखा कि बैठे रहने की प्रक्रिया भी पाइल्स में बहुत गंभीरता को बढ़ा सकती है। ठीक, आपका पापा। एक सवाल ये आया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन नहीं है लेकिन फिर भी पाइल्स हो रही है। एक सवाल ये आया था, बिल्कुल प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ सवाल है, उत्तर देना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का खान पान में गर्म चीजों का इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा होगा,
इसलिए पाइल्स की समस्या हो रहा होगी। या तो ना किसी रूप के काढ़ों का सेवन कर रहे होंगे, या तो लाल मिर्च का सेवन ज्यादा कर रहे होंगे, या फिर गरम मसालों का सेवन ज्यादा कर रहे होंगे, या फिर तली हुई चीजों का सेवन ज्यादा कर रहे होंगे। ऐसी परिस्थिति में जिनको कब्जियत के बिना पाइल्स हो रही है, वो गर्म चीजों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं ज्यादा कर रहे होंगे, तो उनको गर्म चीजों को इस्तेमाल कम करवाने की सलाह आप सभी को दे देनी चाहिए। ठीक है, चलो अब सुन। तो कहने का मतलब ये माफ कीजिएगा। तो कहने का मतलब ये, पाइल्स की समस्या में सबसे पहले कुछ जरूरी काम हम सभी को करने चाहिए। सबसे पहला क्या काम करना चाहिए? जो दर्द है, व्यक्ति को दर्द से राहत मिलनी चाहिए, सबसे पहला काम। ठीक है, सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? पाइल्स वाले व्यक्ति की सबसे बड़ी तड़प है दर्द। अगर दर्द ना हो तो उसको कोई समस्या नहीं। और दूसरे चरण में हमको किस चीज पर काम करना चाहिए? उनकी मल को नरम बनाने के लिए काम करनी चाहिए। ठीक है, तो पहले चरण में बात करेंगे दर्द से राहत देने की, जो सबसे पहली जरूरत है उनकी। उस दूसरे चरण में बात करेंगे मल को नरम बनाने की। तो दर्द से राहत देने के लिए आपको इस बात का समझ होना चाहिए कि क्या कारण है जिस वजह से दर्द हो रहा होगा। पाइल्स के मस्से, पाइल्स के दाने, क्या उनके अंदर सूजन बढ़ी हुई होगी कि नहीं बढ़ी हुई होगी, और उस सूजन के कारण दर्द हो रहा होगा, असहनीय पीड़ा होती है, राहुल सर ने कहा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो जिन भी व्यक्ति को पाइल्स की समस्या है, उनके सूजन को कम करना सबसे पहली प्रक्रिया है। दूसरा, जिनको ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, उनकी ब्लीडिंग को रोकना भी हमको सर्वप्रथम रूप से काम करना चाहिए। तो आप सभी को बता दूं, पाइल्स में सूजन को कम करने में और ब्लीडिंग को कम करने में पाइलोडॉक के अंदर नीम, हरितकी, नाग केसर और दारू हरिद्र ये बहुत अच्छी भूमिका निभाने में मदद करते हैं। नीम, हरितकी, नाग केसर और दारू हरिद्र ये हमारे पाइल्स की सूजन को कम करने में, ब्लीडिंग को कम करने में और पेन को कम करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाने में मदद करते हैं। इसीलिए इनका इस्तेमाल पाइलोडॉक के अंदर किया गया है। साथ ही साथ मल को नरम बनाने के लिए इसके अंदर एलोवेरा का भी इस्तेमाल किया गया है और त्रिफला का भी इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है। एलोवेरा और त्रिफला मल को नरम बनाने में मदद करते हैं। आप सुनना, जब जब मल त्यागते वक्त नरम मल पाइल्स के जख्मों के पास से जाएगा, क्या वो उतना नुकसान पहुंचा पाएगा जितना ठोस मल पहुंचा रहा था, सूखा हुआ मल पहुंचा रहा था? बिल्कुल भी नहीं। अब ऐसी परिस्थिति में शरीर को हीलिंग का समय मिल जाएगा, क्योंकि बार बार नरम मल उन पाइल्स के जख्मों को, उन पाइल्स के दानों को घिस नहीं पा रहा है, नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है। तो शरीर को हीलिंग का टाइम मिलेगा, और हीलिंग का टाइम मिलेगा तो धीरे धीरे पाइल्स में बहुत अच्छी राहत मिल सकती है। ठीक, तो पाइलोडॉक कितनी मात्रा में हम सेवन कर सकते हैं? तो आप सभी को बता दूं, 20 ml तक की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार पाइलोडॉक का इस्तेमाल हम सभी को कर लेना चाहिए। तो 20 ml तक की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार, खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद आप इसका इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हैं। खान पान की आदतों में हमको मैदा युक्त भोजन बिल्कुल भी नहीं खाना है। मैदा से बना कुछ भी नहीं खाना। नमकीनों के अंदर, बिस्किट्स के अंदर मैदा है, चाहे आप कोई भी किसी प्रकार का नमकीन या बिस्किट खा रहे हैं, उनके अंदर मैदा है। लोग कहते हैं मैदा तो नहीं खा रहे, मतलब समोसे नहीं खा रहे, भटूरे नहीं खा रहे, लेकिन चाय के साथ बिस्किट खा लेते हैं। तो चाय के साथ बिस्किट खाना भी मैदा का सेवन करना ही है। ठीक है, अब सुनिए। खान पान की आदतों में मैदा से बना भोजन बिल्कुल नहीं खाना, मिर्च मसालों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, तली हुई चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, मीठी चीजों का परहेज करें तो और भी ज्यादा अच्छा। मीठी चीजों में चीनी का परहेज की मैं बात कर रहा हूं। तो मीठी चीजों में
चीनी का परहेज बहुत बड़ा परहेज है जो व्यक्ति को कर लेना चाहिए अगर आप चाहते हैं पाइल्स के जो टिश्यूज हैं वो रिलैक्स हो सके, जल्दी उनकी सूजन को कम किया जा सके। तो मीठी चीजों में सफेद चीनी का सबसे बड़ा परहेज है जिसका आप सभी को पालन कर लेना चाहिए। जब जब पानी पिए हमेशा गुनगुना पिए तो ज्यादा अच्छा। हमेशा भोजन के 1 घंटा पहले सलाद का सेवन जरूर करें। जिनको भी पाइल संबंधी समस्या है उनको भोजन के 1 घंटा पहले सलाद का सेवन करना है। और अगर आप ना कर सके तो प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। पाइल्स वाले व्यक्तियों को एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स का सेवन जरूर कर लेना चाहिए भोजन के 1 घंटा पहले, दिन में 2 बार। बहुत अच्छे लाभ मिल सकते हैं। पाइलोडॉक हमेशा भोजन के 1 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ 20 ml की मात्रा में और खाने के 1 घंटा पहले एक्टिव फाइबर का सेवन आप जरूर करें। इसके अलावा रहन सहन की आदतों में एक प्रक्रिया को जरूर अपनाएं। उस प्रक्रिया को हम 6 बात की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। क्या है 6 बात की प्रक्रिया, इसको समझ लेते हैं। जब जब हम नहाने जाएं, जब जब कोई व्यक्ति विशेष नहाने जाए उस दौरान ये प्रक्रिया को आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एक बड़ा सा टब लेना है। टब का साइज इतना हो जिसमें आप आसानी से बैठ सकें। खुद पूरा ना बैठ सके तो कूलों को, बटक्स को उस टब के अंदर रख सके। पैर बाहर भी रह जाए तो चलेगा। हमारे कूले, हमारे बटक्स उस टब के अंदर होने चाहिए। तो टब का साइज इतना बड़ा। उस टब में गुनगुना पानी भरना है। उस गुनगुने पानी का तापमान उतना ज्यादा हो जितना ज्यादा आप सह सके। जरूरत से ज्यादा तापमान मत करिएगा। कभी पता चले आप टब के अंदर बैठे और बैठते ही आउच, पूरी माँ, हाय डेविड सर के नारे लगाने लगे। ठीक है, तो टब का पानी इतना तेज नहीं रखना है कि हम टब के अंदर बैठे और चिल्ला कर डेविड सर को याद करें कि हाय डेविड सर ये क्या करवा दी। और परिवार ये ना कहे कि बाथरूम में जाकर नहाते वक्त डेविड सर को क्यों याद कर रहे हो। ठीक है, बद्दुआएं मुझे नहीं देनी, शरीर के हिस्सों को नहीं जलाना, अपनी त्वचा को नहीं जलाना, उतना तापमान रखना है। राहुल सर कह रहे हैं कि इतना तापमान तेज मत रखिए कि फिर उठ ना पाए। हाँ, राहुल सर क्या बात है। हाँ बिल्कुल सही। अब सुनेगा। तो कहने का मतलब है तापमान उतना ज्यादा रहे जितना ज्यादा तापमान आप आसानी से सह सके। ठीक, अब इस गर्म पानी में हम सभी को बैठना है। मुख्य रूप से उन व्यक्ति को, सारी बात आपके ऊपर आएगी डेविड सर, दीप सर कह रहे हैं इस सारी बात आपके ऊपर आएगी अब तो सर। नहीं, मुझ पर बात मत लाइए, मैं तो हर प्रक्रिया बता रहा हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मेरे पे मत आने दीजिए बात। आप सुनिए। तो इस गुनगुने पानी में आपको बैठना है कम से कम 15 से 20 मिनट। इस 15 से 20 मिनट गुनगुने पानी में बैठने की प्रक्रिया को 6 बात के नाम से आप जानते हैं। अब सुना, इससे लाभ क्या मिलेगा। सबसे पहला लाभ, गुनगुने पानी में बैठने के कारण जो पाइल्स के मस्से हैं, पाइल्स के दाने हैं, जिनमें सूजन है, उस सूजन से राहत मिलेगी। वो पाइल्स के टिश्यूज थोड़े सॉफ्ट भी होंगे, उनकी सूजन में थोड़ी सी कमी भी आएगी और पाइल्स की परिस्थिति में इंस्टेंट आराम भी मिल सकता है। ठीक है, तो जल्दी आराम मिलने में मदद मिल सकती है। सरिता मैम 6 बात की प्रक्रिया करवाना शुरू कर दीजिए उन व्यक्तियों को। ठीक है सरिता मैम, इन व्यक्ति को 6 बात की प्रक्रिया करवाना शुरू कर दीजिए रोजाना। ठीक है, जब नौबत यहाँ तक आ गई है तो इनके लिए 6 बात बहुत जरूरी है, इसलिए गहराई में बता रहा हूँ। प्रोडक्ट तो खाना है पाइलोडॉक, एक्टिव फाइबर तो खाना है पाइल्स में, लेकिन 6 बात की प्रक्रिया को भी अपनाना है, इसलिए बहुत गहराई में बता रहा हूँ। बहुत लोग परेशान हैं पाइल्स की परिस्थिति से। अब सुनेगा, दूसरा लाभ क्या मिलेगा गुनगुने पानी में बैठने की प्रक्रिया से। एक तो पाइल्स के मस्सों में आराम, सूजन में आराम और दर्द में आराम मिलेगा। दूसरा लाभ ये कि
गर्म पानी में बैठने के, गुनगुने पानी में बैठने की प्रक्रिया के दौरान जो हमारा मल द्वार है ना, मल द्वार का पूरा एरिया साफ हो सकता है। मल द्वार का एरिया जब साफ रहेगा तो इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना भी कम की जा सकती है। तो सिट्स बाथ की प्रक्रिया हमारे जल्दी परिणाम देने में भी मदद कर सकती है, दर्द से राहत देने में भी मदद कर सकती है, और मल द्वार का जो हिस्सा है उस हिस्से की साफ सफाई करके इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना को भी कम करने में योगदान दे सकती है। इसलिए हर पाइल से पीड़ित व्यक्ति के लिए सिट्स बाथ की प्रक्रिया बेहद ज्यादा जरूरी बन जाती है। इसके अलावा पानी की मात्रा हर पाइल्स वाले व्यक्ति को ज्यादा लेनी चाहिए। जिन जिन व्यक्तियों को पाइल्स है वो पानी की मात्रा ज्यादा सेवन नहीं कर रहे हैं, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, उन व्यक्तियों को पानी की मात्रा भी ज्यादा सेवन करनी चाहिए। उन व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देखने को मिल सकते हैं। प्रोडक्ट तो इस्तेमाल करना है, लेकिन रहन सहन की आदत में भी बदलाव हम सभी को करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ हम सभी को मिल सके। एक और कॉमन समस्या है जिसको मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने थायडॉक प्रवाहित वात बनाया। कॉमन समस्या का नाम है थायराइड संबंधित समस्या। थायराइड संबंधित समस्या में हम थायडॉक प्रवाही क्वाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि थायराइड संबंधित समस्या किसी भी व्यक्ति विशेष को दो तरीके से परेशान करती है। एक, थायराइड की समस्या में व्यक्ति का वजन बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, और दूसरी, थायराइड की समस्या में व्यक्ति का वजन बहुत ज्यादा घटने लगता है। तो थायराइड की समस्या चाहे वजन घटाने वाली है चाहे वजन बढ़ाने वाली, दोनों में हम थायडॉक प्रवाही क्वाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि वजन घटाने वाली है तो थायडॉक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या वजन बढ़ाने वाली है तो थायडॉक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोनों प्रकार की थायराइड की समस्या में थायडॉक प्रवाही क्वाथ का इस्तेमाल बेझिझक रूप से किया जा सकता है। अब सुनिएगा, भारत में थायराइड संबंधित समस्या कितना गंभीर रूप ले चुकी है ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं। भारत देश में आंकड़े बताते हैं कि थायराइड से पीड़ित लोगों की संख्या का आंकड़ा तकरीबन 4.25 करोड़ लोगों का है। माने भारत देश में तकरीबन 4.25 करोड़ लोग थायराइड संबंधित समस्या से परेशान हैं। 3 साल पहले का आंकड़ा है थायराइड संबंधित समस्या का। और सुनिए, मुख्य रूप से वजन बढ़ाने वाला जो थायराइड है, माताओं में, बहनों में 4 गुना तक कॉमन है ये समस्या। माताओं को, बहनों को वजन बढ़ाने वाले थायराइड की समस्या 4 गुना तक कॉमन समस्या है माताओं में जो देखी जा रही है। और सुनिए, थायराइड संबंधित समस्या अगर किसी व्यक्ति को हो रही है तो ये समस्या नपुंसकता का कारण भी बन सकती है, माताओं में पीसीओएस की समस्या का कारण भी बन सकती है। अगर किसी व्यक्ति को थायराइड संबंधित समस्या हो रही है, थायराइड का इम्बैलेंस हो रहा है, तो माताओं में पीसीओएस का कारण और इनफर्टिलिटी का कारण भी थायराइड की समस्या बन सकती है। किसी भी रूप में ऐसा ना सोचें कि दिन भर में एक थायराइड की गोली ही तो मुझे खानी है, पूरा जीवन खानी है। तो आप सुनिएगा, पूरा जीवन थायराइड की गोलियां खानी पड़ेगी अगर आप अन्य पैथी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि जरूरी सब है, इंपॉर्टेंट सारी पैथीज है, लेकिन ये समझना भी हमारे लिए जरूरी है कि अगर आप सिर्फ गोलियां खा रहे हैं तो वो जीवन भर खानी पड़ेगी। तो आपको कहीं ना कहीं मूल पर काम करना पड़ेगा, समस्या की जड़ पर काम करना पड़ेगा। अगर ऐसी समस्या है, थायराइड जैसी गंभीर समस्या है, तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमारे थायडॉक में ऐसा क्या है जो मदद कर सकता है। तो आपको बता दूं, थायराइड की समस्या को गलगंध की समस्या के नाम से भी हम जानते हैं। तो थायराइड की समस्या अपने आप में गलगंध की समस्या है, ठीक है। अब थायडॉक प्रवाही क्वाथ के अंदर गलगंध नाशक जड़ी बूटियों को इस्तेमाल किया गया है। थायराइड की समस्या को हम गलगंध की समस्या के नाम से जानते हैं, और गलगंध नाशक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल हमारे थायडॉक के अंदर इस्तेमाल किया गया है। कौन कौन सी वो जड़ी बूटियां हैं?
कचनार गलगंध नाशक है। गुग्गुल गलगंध नाशक है। ये कचनार और गुग्गुल थायराइड संबंधित समस्याओं का नाश करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाने में मदद करती हैं। थायराइड ग्रंथि की काम करने की क्षमता को सुधारने में बहुत अच्छी भूमिका निभाने में योगदान देती हैं कचनार और गुग्गुल जैसी जड़ी बूटियां, जिनका इस्तेमाल हमारे थायराइड के अंदर किया गया। इसके अलावा थायराइड की परिस्थिति में क्या हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है? अगर किसी व्यक्ति को थायराइड संबंधी समस्या है, क्या उनके हार्मोन्स के स्तर में गड़बड़ी हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी? हार्मोन्स के स्तर में इम्बैलेंस हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? तो इन हार्मोन्स के इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए थायराइड के अंदर अश्वगंधा का भी इस्तेमाल किया गया है, शतावरी का भी इस्तेमाल किया गया है, जटामासी का भी इस्तेमाल किया गया है। ये अश्वगंधा, शतावरी और जटामासी थायराइड परिस्थिति में होने वाले हार्मोन्स के इम्बैलेंस को बैलेंस करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाने में मदद करते हैं। आप सभी को बताना चाहूंगा, ये जो हर्ब है ना, इसके अंदर शतावरी को जड़ी बूटियों की रानी के नाम से भी बुलाया जाता है। अगर आप कहें ना जड़ी बूटियों की रानी कौन है, तो शतावरी है, जिसको जड़ी बूटियों की रानी के नाम से भी बुलाया जाता है। क्वीन ऑफ हर्ब्स के नाम से शतावरी को हम जानते हैं। इतना लाभदायक माना जाता है शतावरी, मुख्य रूप से महिलाओं के लिए बहुत अच्छा। पर क्या शतावरी का इस्तेमाल पुरुष भी कर सकते हैं? उत्तर हाँ, शतावरी का इस्तेमाल पुरुष भी कर सकते हैं। मुख्य रूप से माताओं के लिए, बहनों के लिए तो बहुत उत्तम मानी जाती है शतावरी। ठीक है, अब और सुनिए। हमने एक बात जाना शुरुआत में ही कि थायराइड मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर वजन को घटा सकता है, या फिर मेटाबॉलिज्म को धीमा बनाकर वजन बढ़ाने की थायराइड की समस्या को जन्म दे सकता है। तो आप सभी को बता दूं, मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने में त्रिफला और त्रिकटु बहुत अच्छी भूमिका निभाने का काम करते हैं। तो हमारे थायराइड के अंदर त्रिफला और त्रिकटु की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है, जो मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने में बहुत अच्छी योगदान देते हैं। साथ ही साथ जठर अग्नि को प्रबल बनाने में भी मदद करते हैं त्रिफला और त्रिकटु। तो इसकी मात्रा का इस्तेमाल भी हमारे थायराइड के अंदर किया गया। तो अब ये सारी जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करने के पीछे वजह है कि समस्या के हर कारण पर कुछ ना कुछ जड़ी बूटी का इस्तेमाल हमारे थायराइड के अंदर किया गया है, जो मदद करता है ज्यादा से ज्यादा लाभ देने में। अब अगर हम बात करें कि कितनी मात्रा में हम थायराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 20 ml तक की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक थायराइड प्रवाही क्वाथ का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो 20 ml तक की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार हम थायराइड प्रवाही क्वाथ का इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हैं। अब सुनिएगा, बेहतर परिणामों के लिए कम से कम 12 हफ्ते तक इसका इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा, माने 3 महीने तक इसका इस्तेमाल करें तो बहुत ज्यादा अच्छा। रहन सहन की आदतों में अगर हम कुछ बदलाव की बात करें, तो एक प्राणायाम है जिसको हम कहते हैं उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम का बेझिझक रूप से हम सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उज्जयी प्राणायाम कैसे करना है, एक बार जल्दी से आपको डेमो करके बता देता हूँ। जिन भी व्यक्ति को थायराइड संबंधी समस्या है, उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। थायराइड ग्रंथि हमारे गले में मौजूद है, ठीक, थायराइड ग्रंथि हमारे गले में मौजूद है। और अभी आएंगे पहले पूरा तो सुन, पहले पूरा सुनते हैं गुरुदेव। है मेरे देवताओं और देवियों, पहले अधूरी जानकारी कहते हैं सबसे ज्यादा खतरनाक। इस दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक अगर कुछ है तो वह है अधूरा ज्ञान। तो हमको अधूरे ज्ञान से बचना है, अपने आप को बचाने के लिए कि अधूरा ज्ञान नहीं लेना, ये नुकसानदायक है। तो सुनना, प्रोडक्ट का सेवन करना है। प्रोडक्ट में क्या क्या है ये बात हमने समझ ली, ये बात हमने जान ली कि थायराइड के अंदर क्या क्या है जो मदद करता है थायराइड संबंधी समस्या को सुधारने। अभ्यास में उज्जयी प्राणायाम कैसे करते हैं इसको सीख लेना है। थायराइड ग्रंथि है हमारे गले में,
और थायराइड ग्रंथि की समस्याएं उत्पन्न हो रही है क्योंकि थायराइड की ग्रंथि में गंदगी, टॉक्सिन्स चिपक गए हैं और ये गंदगी थायराइड को ठीक से काम नहीं करने दे रही। तो इस गंदगी को प्राणायाम के माध्यम से कैसे साफ किया जा सकता है? उज्जयी प्राणायाम जब आप करते हैं तो ये गंदगी को साफ करने में मदद मिल सकती है। थायडॉक के साथ जब आप प्राणायामों में उज्जयी प्राणायाम करेंगे तो लाभ मिलेगा। कैसे करोगे, सीख लेते हैं। लंबी सांस लेनी है अपने गले से। जब आप सांस लें तो नाक से ना लें, मुंह से ना लें, अपने गले के अंदर सांस भरें। जानबूझकर सांस लेने की प्रक्रिया में एक झंझनाहट पैदा करनी है अपने गले के अंदर, कुछ इस तरह। आप चाहे तो मेरे साथ भी कर सकते हो। करा कुछ लोगों ने मेरे साथ? हाँ, एक बार और करेंगे, एक बार और करेंगे। मैं जरा स्क्रीन देख रहा हूँ, पहले देखा नहीं था मैंने करते हुए, अब आपको देख लेता हूँ। हाँ, जरा अपने गले को छूना और ये ध्वनि, ये झंझनाहट जानबूझकर पैदा करना, कुछ इस तरह। उर्मिला मैम खांसी आ रही है, बहुत अच्छी बात है, खांसी आना चाहिए। नहीं भी आएगी तो गलत नहीं है, नहीं आएगी तो गलत नहीं है, पर खांसी आना भी गलत नहीं है। ठीक, अब अगर लंबा ऊ ना कर सके तो छोटा करना है, कुछ इस तरह। जल्दी से मेरे साथ करना और मुझे बताना, जल्दी से मेरे साथ करना, कुछ इस तरह। करके बताइए। छोटी छोटी सांसें। अब सुनना, ये झंझनाहट, ये प्रक्रिया क्या करेगी? थायराइड ग्रंथि पे जो गंदगी मौजूद है वो गंदगी अपनी जगह छोड़ना शुरू करेगी। अब दूसरा लाभ क्या मिलेगा इस झंझनाहट की मदद से? रक्त का संचार थायराइड ग्रंथि में बढ़ेगा। रक्त का संचार बढ़ेगा तो पोषक तत्वों की सप्लाई भी बढ़ेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ेगी, गंदगी अपनी जगह छोड़ना शुरू करेगी। अब आप बताओ, ऐसी परिस्थिति में थायराइड ग्रंथि को लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब ये प्राणायाम करने के तुरंत बाद एक पाप नहीं करना। इस प्राणायाम को करने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना। और अगर मेरा निवेदन मान सको तो मानिएगा, इस प्राणायाम को करने के तुरंत बाद 1 चम्मच सुपरवो राइस ब्रैन ऑयल हमारी कंपनी बनाती है, 1 चम्मच सुपरवो राइस ब्रैन ऑयल ऊपर से खा लेना, और भी ज्यादा अच्छा। सुपरवो राइस ब्रैन ऑयल क्या लाभ देने में मदद करेगा बता दूं? पानी नहीं पी रहे, सुपरवो राइस ब्रैन ऑयल 1 चम्मच पीने की क्यों सलाह दे रहा हूं, ये बता दूं या फिर इतना काफी? चलो, इतना काफी है, ओके, बढ़िया, ठीक। चलो, तो कितनी मात्रा में लेना है, क्या क्या करना है, हमने बात करी। अब परहेज में जब हम बात करें तो परहेज, हे मेरे प्रभु, जब पूछा तब उत्तर नहीं मिला, और अब चैट बॉक्स में बताओ डेविड सर, बताओ सर, और बताइए, और बताइए। मैं बता रहा हूँ, गुस्सा क्यों हो रहे? मैं बता रहा हूँ, परेशान नहीं होना। अब सुनना, इस हिस्से में सुनना, मैं बता रहा हूँ, आपके उत्तर आगे चैट बॉक्स में, तो मुझे लग रहा है आपको जरूरत है जानने की। थायराइड ग्रंथि पर जो गंदगी मौजूद होती है वो चर्बी वाली गंदगी है, वो चर्बी वाली गंदगी है। इस चर्बी वाली गंदगी को आप पानी के साथ आसानी से नहीं धो सकते, लेकिन जो ये गंदगी प्राणायाम के दौरान जगह छोड़ती है, ये जो अभी हमने की प्रक्रिया करी, ये उज्जयी प्राणायाम है। उज्जयी प्राणायाम के बाद
जो ये गंदगी अपनी जगह छोड़ती है, क्योंकि ये चर्बी वाली गंदगी है, इस चर्बी वाली गंदगी को फैट के साथ आसानी से धोया जा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि उज्जयी प्राणायाम करने के तुरंत बाद हमको पानी नहीं पीना, अच्छी फैट लेनी है। सुपरबो राइस ब्रान ऑयल एक अच्छी फैट है जो आसानी से थायराइड ग्रंथि की चर्बी वाली गंदगी को आसानी से धो सकती है। ठीक है, तो इसलिए प्राणायाम के तुरंत बाद अगर आप 1 चम्मच सुपरबो राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा। ठीक, क्लियर होगी बात, क्यों करना चाहिए? चलो, आज की ट्रेनिंग का एक और प्रोडक्ट है जो वेरिकोस वेन्स की समस्या को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया प्रोडक्ट है। आप सुनना क्या अच्छा, एक उत्तर और देता हूँ। क्या थाइडॉक को खाली पेट ले सकते हैं? उत्तर हाँ है, लेकिन आज तक हमने खाने के बाद इस्तेमाल कराया, तो खाने के बाद ही इस्तेमाल करिए। खाली पेट खाने के पहले एक्टिव फाइबर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। खाली पेट खाने के पहले एक्टिव फाइबर का इस्तेमाल, खाने के बाद आप थाइडॉक राइकोआट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में कोई भी एक एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट आप लगा लीजिए। ठीक है, साथ में कोई भी एक एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करिए। एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट सब जगह इस्तेमाल करने चाहिए। ठीक, चलो, वेरिकोस वेन्स की समस्या को मद्देनजर रखते हुए विमल रानी मैम आप डाल दीजिए, सवाल मैं देख लूंगा, प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ होगा तो उत्तर दे दूंगा। तो वेरिकोस वेन्स की समस्या के लिए कंपनी ने वेनडॉक बनाया। अब ये आखिरकार वेरिकोस वेन्स की समस्या है क्या, ये आप सभी को बता दूं। हमारे जो नसें हैं ना, वो नसें जो खून को रक्त की तरफ लेकर जा रही है, वो नसें जो खून को हृदय की तरफ, मैंने रक्त कह दिया, मुझे माफ कीजिए, वो नसें जो खून को हृदय की तरफ लेकर जा रही हैं, जब उन नसों के अंदर कचरा जमा हो जाए, तो आप खुद बताओ, जब नसों के बीच में कचरा जमा हो गया, क्या खून आसानी से बह पाएगा उन नसों के अंदर? जब नसों के अंदर खून कचरा जमा हो गया, टॉक्सिन जमा हो गए, क्या खून आसानी से उन नसों के अंदर बह पाएगा? नहीं। तो जहां पर कचरा जमा हुआ होगा उसके आसपास खून जमा होने लग सकता है। अब उन जगहों पर जहां कचरा फंसा हुआ है वहां पर खून जमा होगा, तो क्या नसें सूजने लग जाएंगी, नसों फूलने लग जाएंगी, नसों में सूजन आएगी? एक समय ऐसा आएगा वो नसें हमारे शरीर के बाहर दिखने लग जाएंगी। वो नसों का पूरा गुच्छा जहां पर खून की सप्लाई रुकी हुई है, वो नसों का गुच्छा आपको त्वचा पर ऊपर ही दिखने लग जाएगा। बहुत पीड़ाजनक, बहुत दर्दनाक परिस्थिति है ये, जिसको हम वेरिकोस वेन्स की परिस्थिति के नाम से जानते हैं। ज्यादातर ये समस्या आपको पैर के हिस्से में देखने को मिलती है। ज्यादातर ये समस्या कहाँ देखने को मिलेगी? पैरों के हिस्सों में ज्यादातर ये समस्या हम सभी को देखने को मिल सकती है। और सुनेगा, उन व्यक्तियों को ज्यादा होगी जो लंबे समय तक खड़े रहने का काम करते हैं। जैसे किसी होटल में चले जाएं, वो रिसेप्शन वाले बैठते नहीं, खड़े रहते हैं। हॉस्पिटल में चले जाएं, नर्सिंग स्टाफ जो है खड़ा रहता है ज्यादातर। या फिर उन व्यक्तियों को जो मोटापे से ग्रस्त हैं, उनमें भी ये समस्या देखने को मिल सकती है। समस्या का नाम है वेरिकोस वेन्स की समस्या। अब सुनिए, अब सुनिए, तो हमारा वेनडॉक, माफ कीजिएगा, कैसे वेरिकोस वेन्स की समस्या में लाभ देने में मदद कर सकता है, आप सभी को बताना चाहता हूं। हमारे वेनडॉक के अंदर ऐसे हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है जो रक्त की शुद्धि करके हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक बनाने में, स्वस्थ बनाने में मदद करती है। और रक्त की शुद्धि करने में मंजिष्ठा नाम की जड़ी बूटी बहुत अच्छी भूमिका निभाने में मदद करती है। वेनडॉक ऑयल के अंदर मंजिष्ठा का इस्तेमाल किया गया है जो रक्त धातु को साफ करने में मदद करती है। रक्त धातु साफ होगी तो रक्त की सफाई होगी, तो संपूर्ण शरीर की सफाई में लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमने न्यूट्रा में सीखा था ये चीज कि रक्त की सफाई होगी तो शरीर की सफाई में योगदान मिलेगा। और मंजिष्ठा
रक्त की सफाई करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाने में मदद करता है। इसकी मात्रा का इस्तेमाल किया गया है वेन डॉग में, तो रक्त को साफ करने में के लिए मंचिष्टा का इस्तेमाल वेन डॉग के अंदर किया गया है। साथ ही साथ नसों में जो सूजन आ रही है, उस सूजन को कम करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। उस सूजन को कम करने में निर्गुंडी, हमने ये नाम बहुत बार बोला है, मैंने ये भी निवेदन किया था कि हर व्यक्ति को निर्गुंडी का नाम याद होना चाहिए, सूजन को कम करने में मदद करता है। तो सूजन को कम करने के लिए निर्गुंडी, सरीवा और नीम की मात्रा का भी वेन डॉग ऑयल के अंदर इस्तेमाल किया गया है। और हमारे सर्कुलेशन को सुधारने में तिल का तेल और सरसों का तेल बहुत अच्छी मदद करता है। नसों को मजबूत बनाने में, जिनके अंदर रक्त बह रहा है उनको मजबूत बनाने में, उन नसों के अंदर सर्कुलेशन को सुधारने में, जो रक्त का प्रवाह रुक गया है उस प्रवाह को दोबारा से चलाने में नीम और सरसों का तिल और सरसों का तेल बहुत अच्छी मदद कर सकता है। तो इसके लिए वेन डॉग ऑयल के अंदर तिल और सरसों के तेल की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है, जो सर्कुलेशन को सुधारने में मदद करते हैं। धीरे धीरे सूजन को कम करके वेरिकोज वेन्स की समस्या में जो दर्द है उससे भी राहत मिल सकती है। और वो जो नसों का गुच्छा दिख रहा है, वो धीरे धीरे सूजन कम होने के कारण वो नसों का गुच्छा दिखने को बंद करने की प्रक्रिया में भी मदद मिल सकती है शरीर की। वेन डॉग ऑयल वेरिकोज वेन्स की परिस्थिति में बेझिझक रूप से इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब बात करें किस तरीके से इस्तेमाल करें, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिस भी हिस्से में वेरिकोज वेन्स की समस्या है, उस हिस्से में नीचे से ऊपर की ओर बेहद हल्के हाथ से वेन डॉग ऑयल को सिर्फ अप्लाई करना है और छोड़ देना है, रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है। वेन डॉग ऑयल नीचे से ऊपर की ओर बेहद हल्के हाथ से बिना दबाव दिए वेन डॉग ऑयल को अप्लाई करना है और छोड़ देना है, रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके अलावा रहन सहन की आदतों में और क्या बदलाव करना है। जब आप ऑयल को ऊपर की ओर अप्लाई करोगे, साथ में गर्म सिकाई को भी शामिल कर सकते हो, लाभ मिल जाएगा। साथ में गर्म सिकाई को भी शामिल हम कर सकते हैं। इसके अलावा रहन सहन की आदतों में एक प्रक्रिया हर उन व्यक्ति को करनी है जिनको वेरिकोज वेन्स की समस्या है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं लेग एलिवेशन की प्रक्रिया। लेग एलिवेशन की प्रक्रिया माने व्यक्ति को नीचे लेट जाना है, फर्श पर लेट जाए या बेड पर लेट जाए, जहां भी आपको अच्छा लगे। नीचे लेटने के बाद दोनों पैरों को दीवार के ऊपर रख देना है। दोनों पैरों को दीवार के ऊपर रखने के बाद आपको इस पोजीशन में कम से कम 15 से 20 मिनट रोजाना लेटना है, जिनको वेरिकोज वेन्स की समस्या है। अब क्या ये प्रक्रिया वो व्यक्ति कर सकते हैं जिनको वेरिकोज वेन्स की समस्या नहीं है? हाँ, कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इस प्रक्रिया को कर सकता है, लेकिन जिनको वेरिकोज वेन्स है उनको तो जरूर 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 करना है। ठीक है, याद रहेगी बात। अब सुनिए, इस प्रक्रिया में आप चाहें तो सो भी सकते हो, आप चाहें तो टीवी भी देख सकते हो, आप चाहें तो गाने भी सुन सकते हो। रहना कम से कम 15 से 20 मिनट है इस पोजीशन में, लेग एलिवेशन की प्रक्रिया में। ये नहीं करना कि इस प्रक्रिया में लेटे हुए हैं, गर्दन पीछे मोड़ के टीवी देख रहे हैं। तो बता दूं, पैरों में वेरिकोज वेन्स के दर्द के साथ साथ ऐसे करने से गर्दन में भी दर्द उत्पन्न हो जाएगा। फिर डेविड सर को याद नहीं करना कि डेविड सर पहले तो पैरों में दर्द था, अब गर्दन में भी दर्द हो रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है। हाँ, अब ये प्रक्रिया क्या लाभ करेगी? जो रक्त का संचार नसों में रुका हुआ है, उस रक्त के संचार को नीचे से ऊपर की ओर बढ़ाने में मदद करेगी। ये प्रक्रिया वेरिकोज वेन्स वालों के लिए सबसे अच्छी प्रक्रिया है, जरूर 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 करना है। अब वेरिकोज वेन्स वालों को वेन डॉग ऑयल तो लगाना है, खाने में शुद्धि का कोई एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो खाने में रक्त डॉग का इस्तेमाल कर सकते हो। वेरिकोज वेन्स वालों को खाने में रक्त डॉग का इस्तेमाल क्लोरोडॉग के साथ मिलाकर कर सकते हो। बहुत अच्छा परिणाम वेन डॉग ऑयल लगाकर इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, ज्यादा तो नहीं हो गया, बहुत ज्यादा तो नहीं बता दिया मैंने? ठीक है, सब सही चल रहा है। अब प्रोटीन की जरूरत को, हाँ मतलब अभी रक्त डॉग ले लिया भोजन के बाद,
1 घंटे के बाद क्लोरोडॉप ले लिया। इस तरीके से गैप के साथ आप इसका सेवन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, 1 घंटे के बाद रक्त डॉक और क्लोरोडॉप गैप के साथ। ठीक है, चलो अब बढ़ेंगे आगे की ओर। प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने में हमारी कंपनी ने प्रोडॉक का निर्माण किया है। अपने आप में प्रोडॉक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है, प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने में योगदान दे सकता है। आप सभी को बताना चाहता हूं, प्रोटीन जो पोषक तत्व है वो मांसपेशियों को बहुत ज्यादा चाहिए, अन्य कई कार्यों के लिए भी चाहिए, लेकिन प्रोटीन पोषक तत्व की जरूरत मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज्यादा है। तो आप सभी को बताना चाहता हूं, आयुर्वेद में यह बताया गया कि अगर किसी की मांसपेशियां कमजोर है, मांसपेशियां माने ममसा धातु अगर कमजोर है किसी व्यक्ति की, तो उन व्यक्तियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो सकती है। ममसा धातु कमजोर होना, मांसपेशियां कमजोर होने का असर इम्यूनिटी पर भी पड़ सकता है। मांसपेशियां कमजोर होना मतलब जोड़ों की समस्या भी जन्म ले सकती है। मांसपेशियां कमजोर होना मतलब शरीर में कमजोरी जन्म ले सकती है। मांसपेशियां कमजोर होना मतलब शरीर की रिकवरी पर भी असर पड़ सकता है। शरीर की हीलिंग पर भी बहुत गहरा असर पड़ सकता है। और प्रोटीन की कमी का असर बालों की सेहत पर भी पड़ सकता है। प्रोटीन की कमी का असर बुढ़ापे में जोड़ों के दर्द की समस्या का कारण भी बन सकता है। अगर अच्छा बुढ़ापा बिताना है, अच्छी तरीके से एजिंग करनी है, तो प्रोटीन की जरूरत का ध्यान सबको रखना चाहिए, चाहे जवान लोग हों, चाहे बुजुर्ग लोग हों, चाहे बच्चे हों, सबकी जरूरत है प्रोटीन की जरूरत। ठीक है, अब भारत देश में आंकड़े बताते हैं कि 73% के आसपास व्यक्तियों के अंदर प्रोटीन की कमी है। माने अगर हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ की है, तो इन 100 करोड़ लोगों में से 73 करोड़ लोगों के अंदर प्रोटीन की कमी है हर रूप में। अब सोचो कितनी सारी समस्या होने का खतरा ऐसे व्यक्तियों को बना हुआ है। और हम समझते हैं कि आजकल की युवा पीढ़ी प्रोटीन की जरूरत का ध्यान रखती है, तो बता दूं, हर 3 में से सिर्फ 1 युवा ही अपने प्रोटीन की जरूरत को पूरा कर रहे हैं। बाकी बचे हुए 2 युवा पीढ़ी जो है वो प्रोटीन की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे। हर 3 में से सिर्फ 1 की ही जरूरत पूरी हो पा रही है। प्रोटीन की कमी होगी तो क्या क्या होगा, ये बात मैंने आपको बताने का प्रयास करा। हमारी कंपनी ने जो ये प्रोडक्ट बनाया है, इसके अंदर प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए सोया प्रोटीन की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। तो प्लांट प्रोटीन में इसके अंदर सोया प्रोटीन मौजूद है, लेकिन हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए सोया प्रोटीन के साथ साथ इसके अंदर अश्वगंधा भी है, शतावरी भी है, जो मदद करते हैं हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाने में, ओवरऑल जॉइंट हेल्थ को सुधारने में और शरीर को बलवान, ऊर्जावान और ताकतवान बनाने में मदद करते हैं। ये अश्वगंधा और शतावरी जैसी जड़ी बूटियां, जिनका इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है। ठीक है, अब सुनना, क्या मैं कह सकता हूं प्रोटीन पूरा करने की जरूरत के दौरान एक समस्या का सामना करना पड़ता है ज्यादातर लोगों को। वो समस्या है कि प्रोटीन सही तरीके से पच नहीं पाता। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि प्रोटीन सही तरीके से पच नहीं पाता ज्यादातर लोगों के अंदर? क्या ऐसे कह सकते हैं कि ज्यादातर लोग जो प्रोटीन खाते हैं उसका पाचन ठीक से नहीं हो पाता? एक ये भी तो समस्या है। अब ऐसी समस्या के लिए क्या करें? हमारी कंपनी ने इस प्रोटीन को बचाने के लिए इसके अंदर मेथी की मात्रा का इस्तेमाल किया है।